नजमा फूफी अपने ढेरों सामान के साथ आ गईं। वो सिर्फ बड़ी चची से गले मिली और सबको नजरअंदाज कर दिया। आलिया ने अपने होश में उन्हें पहली बार देखा था। नूची हुई भवें पहली तारीख के चांद की तरह तीखी हो रही थी। पट्टे बिखरे हुए थे और मेकअप के मारे असली सूरत पहचानी न जाती थी। छम्मी सब कुछ भूल चुकी थी और सुबह सुबह श्रृंगार करके अपनी स्वर्गीय अम्मा के दहेज का गला हुआ जोड़ा पहनकर बड़ी खूबसूरत लग रही थी। नजमा फूफी ने उसे लिफ्ट न दी थी, मगर वो थी कि उनके पास घुसी जा रही थी। उसे पता था कि अम्मा और बड़ी चची नजमा फूफी से द्वेष रखती हैं। जमील भैया अपनी लोहे की कुर्सी पर खामोश बैठे थे। वही तो उन्हें स्टेशन लेने गए थे। बड़े चचा तो सुबह ही सुबह नमाज के बाद उधर ही से कहीं चले गए थे। नजमा फूफी घर में और लोग भी हैं। जमील भैया ने उन्हें याद दिलाया। शायद उन्हें बुरा लगा था कि उन्होंने आलिया और उनकी अम्मा से एक बात भी न की थी। देख रही हूँ भाई, इतने लंबे सफर से थक गई हूँ। बड़े भैया कहाँ हैं? वही अपनी सियासत बघारने गए होंगे कहीं। और तुम आलिया, कुछ पढ़ रही हो कि नहीं? जी, एफए का इम्तहान देने वाली हूँ, आलिया ने धीरे से जवाब दिया। खूब खूब। नजमा फूफी के चेहरे पर नापसंदगी के भाव थे। और तुम जमील मियाँ, क्या कर रहे हो? उन्होंने जमील भैया से पूछा। बस बीए करके बैठ रहा हूँ, जमील भैया ने जवाब दिया। वाह, सिर्फ बीए से क्या होता है? आदमी जाहिल ही रह जाता है। थोड़ी तालीम खतरनाक होती है। करना है तो एमए बीटी करो। अब मुझे देखो, जिस कॉलेज में जाऊं हाथों हाथ ली जाती हूँ। मगर एमए भी करो तो इंग्लिश में। उर्दू एमए तो हर जाहिल कर सकता है। ठीक है, मैं भी अंग्रेजी में ही एमए कर लूंगा कभी। मजहर भैया ने भी जेल जाकर जाने कौन सा तीर मार लिया। बस हद है भाई। कोई खत वत भी उनका आया कि नहीं, या शर्मिंदगी के मारे चुप हैं? मुझे तो एक खत भी न लिखा। नजमा फूफी अम्मा से मुखातिब थी, मगर अम्मा इस तरह पांच बनाती रही जैसे कुछ सुना ही नहीं। आलिया का जी कुड़ गया। यानी कि अब्बा की बहन भी उन्हें मुजरिम समझती है। उसका जी चाहा कि नजमा फूफी की जबान काट ले। अच्छा ही हुआ जो अम्मा ने उनकी बात का जवाब न दिया। अरे भाई छम्मी, तुमने भी कुछ पढ़ा लिखा या नहीं? छम्मी के इश्क के बारे में जानकर उन्होंने उसकी पीठ पर थपकी दी। छम्मी ने शर्मा कर सर झुका लिया। निरक्षरता के एहसास से वो बहुत शर्मिंदा नजर आ रही थी। अब तो यही नौकरी करनी है, इसलिए मैं कल से छम्मी को पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ये बेचारी जाहिल ही रह गई और किसी ने तवज्जो नहीं दी। इस खानदान की यही तो बदनसीबी है कि कोई लड़की पढ़ी लिखी न निकली। नजमा फूफी ने आलिया को भी जाहिलों में शुमार कर लिया। तो अब छम्मी, तुम मेरा तौलिया साबुन वगैरह गुसलखाने में रखाओ। जरा हाथ मुंह धोकर ईद मनाने की सोचूं। नजमा फूफी उठी तो छम्मी पाजामे की गोट से उलझती गुसलखाने की तरफ भागी। आज बंठन कर तो उसने जमील भैया को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। उसने एक बार भी उनकी तरफ न देखा, जैसे जता रही हो कि यह श्रृंगार तुम्हारे लिए नहीं, मंजूर कर लिए हैं। करीमन बुआ ने नजमा फूफी के लिए चाय बनाकर बड़े सलीके से तख्त पर लगा दी और फिर सेवैयां पकाने में जुट गई। ईद में मनों के हिसाब से सेवैयां पकती थी, मगर अब तो वो दिन नहीं रह गए। अल्लाह बड़े मियाँ को अक्ल दे। सब लुटा बैठे। दो सेर सेवैयों का जर्दा पकाते हुए करीमन बुआ बड़बड़ा रही थी। बड़ी चची बोली, तुम भी कपड़े बदल लो आलिया मेरी बच्ची, फिर मोहल्ले वालियां आने जाने लगेंगी तो देख कर क्या कहेंगी? तुमने नए कपड़े भी तो नहीं सिए। फुर्सत ही नहीं मिली बड़ी चची, उसने आहिस्ते से कहा। जमील भैया उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। मैं अभी कपड़े बदल लूंगी। वो अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नजमा फूफी गुसलखाने से आकर चाय पीने बैठ गई थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने मुड़कर देखा कि शकील पान खाए और गले में हार डाले घर में दाखिल हो रहा था। मगर जमील भैया को देखकर उसने हार गले से नोचकर मुट्ठी में छुपा लिए। कपड़े बदल कर आलिया अपने कमरे में चुपचाप बैठ रही। जेल में अब्बा की ईद किस तरह आई होगी, उसका जी दुख रहा था। मुझसे ईद नहीं मिलोगी आलिया? जमील भैया भी ऊपर आ गए। गली में बच्चों और सौदे वालों ने कितना उधम मचा रखा था। उसने खिड़की के पट भेड़ दिए। फिर क्या? फिर क्या ईद न मिलेगी? मिलोगी? आज के दिन तो दुश्मन भी दुश्मन से मिल लेता है। फिर मैं दुश्मन तो नहीं हूँ। मैं तो आपको कुछ भी नहीं समझती। कुछ न समझना तो बहुत ही बेइज्जती की बात है। खुदा के लिए जमील भैया, ये टेढ़ी टेढ़ी बातें न किया कीजिए। अच्छे भले इंसान बन जाइए। मुझे मोहब्बत वोहब्बत से कोई दिलचस्पी नहीं। जो मर्द औरत एक दूसरे को मोहब्बत के धोखे देते रहते हैं, उससे मुझे बहुत चिढ़ है। क्या अब्बा की लाइब्रेरी से इस टॉपिक पर कोई किताब मिल गई है? जमील भैया ने बड़े तंज से उसकी तरफ देखा। हाँ, उसी लाइब्रेरी से मिल गई जिसकी कुंजी आपको नहीं दी जाती। वो जोर से हंसी। जमील भैया एकदम संजीदा हो रहे थे। आलिया, तुम मुझे जितना ठुकरा रही हो, उतना ही तुमसे करीब होता जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो मैं दुनिया में कुछ न कर सकूंगा। जमील भैया का मुंह टमटमा गया। उनकी आंखों से दुख छलका पड़ता था। आलिया ने सर झुका दिया।
उस वक्त उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसे जमील भैया की नजरों से पनाह न मिली तो जाने क्या हो जाएगा। अगर मैं किसी और से मोहब्बत करूं तो आप कहिएगा सब झूठ। औरत मर्द से मोहब्बत किए बिना नहीं रह नहीं सकती। परंपरा के अनुसार पैदा भी मर्द की पसली से हुई है। जमील भैया जोश में आ गए। अच्छा अब मैं समझी। वो एकदम हंस पड़ी। यह मर्द इसीलिए तो औरत को फरेब देता है कि उसे हजरत आदम की पसली का दर्द याद आता होगा। जमील भैया भी उसके साथ सहसा हंस पड़े, मगर फिर संजीदा हो गए। तुम मेरी हो आलिया। मैं सच कहता हूँ कि मैं जिंदगी में सब कुछ करूंगा। मैं सफदर नहीं हूँ जिसने तहमीना को खत्म कर दिया। फिर वो जैसे सरगोशी करने लगे। सफदर बंबई में है। वह कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। आजकल जेल में है। आलिया थोड़ी देर को बिल्कुल खामोश हो गई। वो खाली नजरों से जमील भैया का मुंह तक रही थी। बीती बातें किस तेजी से इंसान के दिमाग पर झपट पड़ती हैं। आलिया, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दूंगा। यकीन करो आलिया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन तुमने अगर जिंदगी के सफर में मेरा साथ न दिया तो मैं थक जाऊंगा। मैं तो कुछ भी न कर सकूंगा। उसने गौर से जमील भैया की तरफ देखा। कैसी सड़ी बसी बातें हैं। वही बातें जो आपा तहमीना कहानियों में पढ़ पढ़ कर मर गई। ये आशिक हजरात कितने कुटनी स्वभाव के होते हैं। उसने नजर झुका ली। भैया की आंखों की गहराई से कैसा अजीब सा लगता। तो फिर जमील भैया, आप आज ही थक जाइए। चाय वगैरह का इंतजाम कराऊं? वो जोर से हंसी। बात मजाक में उड़ जाए तो शायद जान छूटे, मगर जमील भैया पर तो संजीदगी का भूत नाजिर था। देखो आलिया, वो इस तरह झपटे और फिर जमकर खड़े हो गए। यह लीजिए अपना खत। मुस्लिम लीग के दफ्तर कानपुर से आया है। मैंने बड़ी चची की नजरें बचाकर उड़ा लिया है। अरे हाँ, खामखा बेचारी बड़ी चची इस सदमे से भी दो चार होती। आलिया ने कॉफी के बीच से लिफाफा निकालकर इस तरह जमील के हाथ में टिका दिया जैसे कि बात खत्म हो गई। जमील भैया मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। जिस बात को इतने दिनों से छुपाए थे वो दर्रा कर सामने आ गई थी। अच्छा भाई, ईद मुबारक हो। अम्मा को खत के बारे में न बताना। वो जल्दी से चले गए। छम्मी नजमा फुफी का बिस्तर बंद खींचकर ऊपर बड़े कमरे में ला रही थी और उस मशक्कत में उसके स्वर्गीय अम्मा की बरी के जोड़े की गोट फट गई थी। छम्मी, नजमा फूफी, तुम्हारी इस मोहब्बत की क्या कद्र करेंगी? तुम मुझसे क्यों रूठ गई? आलिया ने बड़े प्यार से छम्मी की तरफ देखा और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके कपड़े बदलने लगी। ईदगाह से वापस आते हुए बच्चे गली में बड़े जोर से उधम मचा रहे थे। करीमन बुआ, मछली भाभी और बड़ी भाभी को मेरा सलाम कहो और ईद मुबारक भी। सीढ़ियों को तय करते हुए आलिया ने इसरार मियाँ का खुशी से लरजता हुआ पैगाम सुना। कैसा जी चाहा कि आज तो वो भी इसरार मियाँ को सलाम कर ले। ईद का दिन है आखिर, सब्र करो, तुमको भी सेवैयां भिजवा दूंगी। करीमन बुआ ने इस तरह जवाब दिया जैसे मजाक उड़ा रही है। नजमा फूफी करीमन बुआ को त्योहारी का 1 रुपया दे रही थी। उन्होंने आलिया की तरफ देखा तो वो उल्टे पैरों अपने कमरे की तरफ चल दी। इतवार का दिन था। चाय पीने के बाद बड़े चचा बैठक में जाने के बजाय अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। आलिया उनके पास जा बैठी। बड़े चचा को इस तरह देखकर वो बेचैन हो गई थी। बेचारे बड़े चचा, कोई इनकी परवाह नहीं करता। अगर बड़ी चची इस घर में न होती तो सब इन्हें भूल खाते। जो उठता है अपनी तकलीफों का रोना रोता है, कोई इनकी तकलीफों को नहीं पूछता। और ये है कि सब कुछ सहे जाते हैं। अपनी सगी बहन किस तरह शर्मिंदा करती है सिर्फ इसलिए कि अपने खाने के रुपए देने पड़ते हैं। वो यह भूल गई कि कभी बड़े चचा के रुपयों से ही तालीम हासिल की थी। पढ़ाई का क्या हाल है बेटा? ठीक है बड़े चचा, आपकी तबीयत तो खराब नहीं। वो भरे मन से बोलती चली गई। आप अपनी सेहत की जरा फिक्र नहीं करते। आप कितने कमजोर हो रहे हैं। इंसान कुछ अपने लिए भी तो करता है। हैं? बेटा मैं तो ठीक हूँ। बड़े चचा हैरान होकर आलिया का मुंह तक रहे थे। अरे क्या कोई मेरी फिक्र करने वाला भी है? क्या किसी को मुझसे भी हमदर्दी हो सकती है? मैं तो इस घर का भूत हूँ जो सब कुछ खा गया। बड़े चचा की आंखों में उसने दुख की वो मध्यम सी झलक देख ली जिसे छूने के लिए वो खामखा हंस रहे थे। वारी पगली, मुझे आराम की क्या जरूरत है? हट्टा कट्टा हूँ, खामखा फिक्र करती हो। अच्छा ये तो बताओ कि मेरी लाइब्रेरी से किताबें पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ती थी बड़े चचा, मगर अब इम्तहान सर पर है ना, इसलिए सब छोड़ बैठी हूँ। तुम्हारी जैसी जहन की लड़की के लिए यह किताबें पढ़ना जरूरी है। बड़े चचा जब खुश होते तो अपनी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने की नसीहत शुरू कर देते। बड़े चचा, जब आजादी मिल जाएगी तो फिर क्या होगा? उसने बड़ी बेवकूफी के साथ बड़े चचा की पसंद की बातें छेड़ना चाहा। बड़े चचा के सामने उसने सियासत से नफरत का कभी इजहार न किया था। आजादी मिल जाए तो फिर क्या रह जाता है? मरना और जीना दोनों आसान हो जाते हैं। दुआ करो कि मैं गुलामी के दौर में न मरूं। बड़े चचा, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। उसने दिल ही दिल में दुआ की।
घरों की इतनी सारी तबाहियों और बर्बादियों को देखने के बाद भी वो अपने अब्बा और बड़े चचा से नफरत न कर सकती थी। सदर दरवाजे की जंजीर बड़े जोर से खड़की तो वो एकदम खड़ी हो गई। ठहर जाओ, तुम मत जाओ, मैं देख लूंगा। बड़े चचा बाहर जाकर तुरंत ही पलट आए। बड़ी चची बरामदे में तख्त पर बैठी डलिया सामने रखे पालक के पत्ते चुन रही थी। बड़े चचा उनके पास जाकर खड़े हो गए। मेरा बुलावा आ गया है। उनके माथे पर हल्की सी चिंता थी। कहाँ का? अंग्रेज बहादुर का। 4-6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। तुम मेरा सामान ठीक कर दो। आलिया जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। बड़ी चची डलिया फेंक कर एकदम उठ पड़ी। करीबन बुआ मैले बर्तनों के ढेर से उभरी और टुकुर टुकुर सबका मुंह तकने लगी। बड़ी चची कमरे में जाकर बड़े चचा के कपड़े बक्स में ठूसने लगी। भला हरामजादों का क्या बिगाड़ा है किसी ने, जो रोज रोज पकड़ते हैं। क्या कर लेंगे पकड़कर? भला किसी की भी जबान बंद की है किसी ने? बड़ी चची अम्मा की तरफ देख कर कह रही थी, और अम्मा इस नई मुसीबत पे चचा को जिम्मेदार ठहराते हुए बहुत हिकारत से देख रही थी। बड़े भैया, अब तो तौबा कर लो, अपना घर अपने बच्चे संभालो, सब तबाह हो गया। अम्मा ने नसीहत की, मगर बड़े चचा कुछ न बोले। बरामदे के कोने में खड़ी हुई छड़ी उठाकर एक हाथ में सूटकेस थाम लिया। क्या सारी जिंदगी इसीलिए मुसीबत झेली है मैंने? यह तौबा कर लें। भला क्या बुरा काम करते हैं? बड़ी चची गुस्से और गम से रो पड़ी। जंजीर फिर जोर से खड़की। बड़े चचा दरवाजे की तरफ लपके। अपनी बड़ी चची को समझाना, बेटी, छम्मी के रिश्ते की बात की थी, शायद उधर से जवाब आए तो फैसला कर लेना। आलिया की पीठ पर हाथ फेरकर वो बाहर निकल गए। बड़े चचा बाहर चले गए। खुले दरवाजों से सन्नाटा दर्राता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वो बीच में खड़ी रह गई। सामने गली में बड़े चचा 8 आदमियों के बीच में घिरे हुए उसे बिल्कुल दूल्हा से नजर आ रहे थे। लेकिन यह कैसी बारात थी कि कलेजा मसला जाता था। बड़ी चची ने पालक की टोकरी फिर उठा ली थी। करीमन बुआ फिर बर्तनों के अंबार तले खो गई थी। नल से बहती हुई पतली सी धार का सारा पानी क्यारियों में जा रहा था। गेंदे के फूल हल्की सी हवा में डोल रहे थे। अरे, उसने एक फूल ही बड़े चचा को तोड़कर दे दिया होता, बाहर का तोहफा। मगर अब तो वक्त गुजर चुका था। बड़ी चची अपने मियाँ के जेल जाने के बारे में बता बता कर गिरफ्तार करने वालों के हाथ टूटने की दुआएं कर रही थी। आलिया को हैरत हो रही थी कि बड़ी चची रो रही थी, न तो सीना कूट रही थी, जबकि उसका दिल हिला जा रहा था। उसे अपने अब्बा की गिरफ्तारी का वक्त याद आ रहा था। शायद बड़ी चची को जेल और पुलिस के मतलब ही नहीं मालूम थे। उसे बचपन की यादाश्त में एक किस्सा अब तक सुरक्षित था। एक बार दीनू के क्वार्टर में पुलिस के 2 सिपाही आ गए थे, तो उन छुटभइयों की पूरी आबादी डर से घरों में छुप गई थी और औरतें मातम कर कर के रोने लगी थी। तो क्या बड़ी चची को जरा भी डर नहीं लगा? क्या उन्हें कुछ भी नहीं मालूम? धूप ऊंची ऊंची दीवारों से उतर कर आंगन में रेंग गई थी। मुझ पर इन किस्सों का कोई असर नहीं होता बड़ी भाभी, अम्मा बड़े जोश से कह रही थी। अगर आप बड़े भैया को उनकी हरकतों से रोकती तो आज लाख का घर खाक न होता। आप तो उनकी हिमायत करके हिम्मत बढ़ाती हैं, बस हद है। आलिया आंगन में पड़ी लोहे की कुर्सी पर इस तरह बैठ गई जैसे उसे किसी ने गिरा दिया हो। बड़ी चची ने अम्मा को कोई जवाब न दिया। वो जाने क्या सोच रही थी। दुल्हन, बड़ी चची धीरे धीरे बोलने लगी, तुमने मजहर मियाँ पर सख्ती की थी तो क्या हुआ? कोई किसी के शौक पर पाबंदी नहीं लगा सकता। सब झेल गई। अब अल्लाह करेगा तो जमील सुख देगा। तुम्हारे बड़े भैया के साथ तो सारी जवानी यूं ही गुजर गई। उन्हें तो इसका भी वक्त न मिला कि बीवी को नजर भरकर ही देख लेते। बड़ी चची एकदम रो पड़ी तो अम्मा ने घुटनों में सर छुपा लिया। अल्लाह मियाँ, तू ही इस घर का बेड़ा पार लगाने वाला है। कुर्बान तेरी शान के, तू जो चाहे कर दे। करीमन बुआ ने आह भरी और करीमन बुआ बीच ही में चीख पड़ी, एक दिन चाय न पियोगे तो जान निकल जाएगी। बेचारे को अपनी चाय की पड़ी है। करीमन बुआ ने इसरार मियाँ के हिस्से की चाय नाली में उंडेल दी। मरदूद सब्ज कदम, यह यहाँ से नहीं जाएगा। करीमन बुआ, मैं कह रहा था कि अतहर भाई का सामान न गया हो तो मैं पहुंचा दूं। सब चला गया है। करीमन बुआ चूल्हे के पास झाड़ू देने लगी। तो यहाँ जो कुछ होता है इसके जिम्मेदार सिर्फ इसरार मियाँ हैं। गुनाहों की बरसात से पैदा होने वाले कीड़े जल्दी से क्यों नहीं मर जाते? इसरार मियाँ, अब तुम 2 बजे तक आराम से भूखे फिरो। आलिया कुर्सी से उठकर जल्दी से ऊपर चली गई। अम्मा और करीमन बुआ की मौजूदगी में वो इसरार मियाँ के लिए चाय तो बना नहीं सकती थी। फिर यहाँ बैठने का क्या फायदा? 4 दिन बाद इम्तिहान शुरू होने वाले थे, मगर उसकी समझ में ना आता था कि अब किस तरह पढ़े। दिन के 2 बज गए। गली के उस पार एक उजड़े से दरख्त से उल्लू के बोलने की आवाज आ रही थी, और यह आवाज उसके जहन के सन्नाटे को और भी बढ़ाए चली जा रही थी। मगर जालिम भूख थी कि दर्राती चली आ रही थी। चाहे सदमे से दिमाग फट जाए, मगर भूख नहीं रुकती। यानी कि वो आज बड़े चचा के जेल जाने के गम में भूख से जवाब नहीं पा सकती। वो बिस्तर से उठकर नीचे चली गई। तख्त पर प्लेटें लगी हुई थी। अम्मा नल के पास बैठी पान थूक कर लाल कुल्लियां कर रही थी।
और बड़ी चची दस्तरखान के पास बैठी जैसे ऊँघ रही थी। छम्मी और नजमा फूफी सुबह से बाजार गई थी और अब तक वापस न आई थी। खा लो, सबका कहाँ तक इंतजार करूं? बड़ी चची ने कहा और उनके पास बैठ गई। इतने में जमील भैया भी शकील को घसीटते आ गए और जैसे ही घर में दाखिल हुए शकील पर थप्पड़ बरसाने लगी। यह कुछ नहीं पढ़ता लिखता, सारा दिन आवारा घूमता रहता है। मैंने अभी अभी से लफंगों के साथ घूमते देखा है। और मारो बच्चात को, बड़ी चची ने जलकर कहा। जब यह हालत है तो इस घर को कौन संभालेगा? इन्हीं की किताबों से तो पढ़ता हूँ। शकील भैया के बार रोकने के लिए इधर उधर बच रहा था और आलिया को छुटकारा दिलाने वाली नजरों से देख रहा था। बस भी कीजिए जमील भैया, अब नहीं घूमेगा। आलिया ने सिफारिश की तो जमील भैया अलग हो गए और नल के नीचे हाथ धोने लगे। अरे इसे क्यों बचाती हो? यह कभी नहीं सुधरेगा। मैं यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। इनका ठिकाना तो जेल में है। क्या अब्बा फिर गए? जमील भैया हाथ धोना भूल गए। और नहीं तो क्या, आज 9 बजे के करीब पुलिस आकर ले गई। अल्लाह से तौबा है बस। अम्मा ने तुरंत जवाब दिया, खूब। जमील भैया फिर हाथ धोने लगे। ये कांग्रेसी लीडर तो जैसे जेल जाए बिना कुछ कर ही नहीं सकते। शुद्ध हिंदुओं की जमात के लिए इतनी कुर्बानियां देकर जाने उन्हें क्या मिल जाएगा। कितना हिंदू स्वभाव है इन साहब का भी। कैसे कैसे हिंदू मुस्लिम फसाद हुए मगर इन पर जरा भी असर नहीं होता। शर्म नहीं आती अपने बाप को हिंदू कहते? वो हिंदू थे तो तुम कहाँ से मुसलमान पैदा हो गए? बड़ी चची मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गई। यानी उनके शौहर को हिंदू कहा जाए, जबकि उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों में आए हुए हिस्सों को चखा तक नहीं कभी। भला ऐसी औरत का शौहर हिंदू हो सकता है? अच्छा भाई, कट्टर हिंदू न सही मुसलमान सही, मगर जमील भैया खिसियाकर हंसने लगे। खाना यूं ही पड़ा ठंडा हो रहा था। अब तुम संभालो ना घर को, क्या मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो? बड़ी चची खाना भी चैन से न खा रही थी। मैं बस यही सोच रहा हूँ। जमील भैया बौखला गए। 2-4 दिन में लाहौर जा रहा हूँ, वहां से आकर नौकरी कर लूंगा। वो कुछ सोच सोच कर खा रहे थे। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। नजमा फूफी और छम्मी बंडलों से लदी फंदी अंदर दाखिल हुई तो खामोशी टूट गई। अरे शकील, जरा तांगे वाले को यह रुपया तुड़ा कर तो दे दो। नजमा फूफी ने पर्स से रुपया निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शकील अब तक आंगन में लोहे की कुर्सी पर बैठा था। उसे खाने के लिए किसी ने न पूछा था। पहले हाथ धोकर खाना खा लो, बड़ी चची ने कहा, मगर नजमा फूफी तो बंडल खोलकर सबको दिखाने के लिए बेताब थी। हद है भाई, हर कपड़े पर दाम बढ़ा दिए हैं। अब भला कोई बताए कि यह रेशमी कपड़ा क्या गोरों के कफन के लिए जाता है? नजमा फूफी ने दाद तलब नजरों से सबकी तरफ देखा, मगर यहाँ तो सब अपने गम में मुब्तला थे। छम्मी को उनकी बात पर बड़े जोर की हंसी आई। तुम लाहौर जाकर क्या करोगे? क्या वहां नौकरी करने का इरादा है? बड़ी चची ने जमील भैया की तरफ देखा। वहां मुस्लिम लीग का एक बड़ा जबरदस्त जलसा है, जरा उसमें शरीक होगा। जमील भैया जाने क्या सोचते हुए बोले। क्या कहा, जलसा? बड़ी चची अपनी जगह से उछल पड़ी। अरे तू भी, तुझ पर जोक साधा था तो अब तू भी? बड़ी चची दीवानों की तरह जमील भैया की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों से ऐसा मालूम होता कि उछल कर गर्दन दबोच लेंगी। बस हद है, इस घर का खुदा ही मालिक है। अम्मा ने भी हाथ का निवाला रख दिया। आलिया को ठिकाने लगाने की उम्मीद ने शायद दम तोड़ दिया था और जमील भैया थे कि चुपचाप बैठे गर्दन झुकाए खाए जा रहे थे। तीर कमान से जो निकल चुका था। अगर तूने इस सियासतबाजी को अपनाया तो मैं जान दे दूंगी, जहर खा लूंगी एक दिन। मेरी जिंदगी तड़प तड़प कर गुजर रही है। अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मुझे सब कुछ चाहिए बावले, तू सियासत में नहीं जा सकता। बड़ी चची की दीवानगी कम हो रही थी। जमील भैया खाना दाना भूल कर अपनी माँ के गले में हाथ डाले हंस रहे थे। भाई बस भी कीजिए अम्मा। नजमा फूफी ने कपड़े के बंडल समेटकर पलंग पर डाल दिए। कोई कमबख्त देखता ही न था। जान जलकर रह गई। करीमन बुआ ने सेनी में खाना लगाकर उनके सामने रख दिया था। वहीं बंडलों के ढेर के पास बैठकर बड़ी बेदली से खाने लगी। उनके चेहरे से नफरत बरस रही थी। मगर छम्मी आज बड़ी मुद्दत बाद जमील भैया को बड़ी जिज्ञासा से देख रही थी। मैं न कहती थी हर मुसलमान मुस्लिम लीग में शामिल हो, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। छम्मी ने नारा भी लगा दिया, मगर उस वक्त किसी ने उसकी खुशी और नारे की परवाह न की। बड़ी चची जो हाथों से निकली जा रही थी, रो रो कर उनकी आंखें सुर्ख पड़ गई थी। जमील भैया उन्हें थपक रहे थे, पानी पिला रहे थे, मगर उनकी दीवानी आंखों में जरा भी ठहराव नहीं पैदा हो रहा था। आलिया हैरान नजरों से बड़ी चची को देख रही थी। अरे क्या यह वही बड़ी चची है जिन्होंने इतने बरसों तक बड़े चचा की सियासी जिंदगी में साथ दिया था? बड़े चचा की हिमायत में सबसे आगे आगे रही। जब अपना जी जला तो उन्हें जली कटी सुना डाली, मगर किसी दूसरे की जबान से एक लफ्ज न सुना। बड़े चचा जो भी करते रहे उसे मैं सबसे गुजारती रही और आज सुबह तक वो थकने के बजाय गिरफ्तार करने वालों को कोस रही थी। क्या यह सब्र और जब इसलिए था कि उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें और आरजुएं
जमील भैया के गले में हार बनाकर डाल दी थी। अम्मा, अब आप देखिएगा कि मैं कैसी ठाट की नौकरी करता हूँ। आपको चांदी के तख्त पर बिठा दूंगा और बस आपका यही काम होगा कि पान खाते रहें और मेरी दुल्हन आपके पान धो धो कर लाती रहे। जमील भैया खिदमत के वादों के साथ साथ अपनी अम्मा को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जाने क्यों आलिया ने दुल्हन के नाम पर उनकी आंखों को अपनी तरफ उठता देखकर नजरें झुका ली थी। वाह, कोई यूं नौकरी मिल जाती है। चांदी के तख्त ऐसे नहीं मिला करते। न कोई ट्रेनिंग, न अंग्रेजी में एमए। नजमा फूफी बड़ी हिकारत से बोली और छम्मी को फिर हंसी आने लगी। वह नजमा फूफी के साथ बड़े फक्र से खाना खा रही थी। मुझे तो मारते थे, अब देखिए कि बेटा भी लीगी हो गया। छम्मी को बड़े चचा की मार याद आ गई। इस वक्त किसी को बड़ी चची से हमदर्दी न हो रही थी। एमए पास कुछ नहीं जानते। अम्मा, मुझे बड़ी ठाट की नौकरी मिलेगी। जमील भैया ने सीधा वार किया। नजमा फूफी बिलबिला उठी। खुदा की शान है, अब ऐसे ऐसे लोग एमए पास को जाहिल कहें। सच है, थोड़ी तालीम खतरनाक होती है। अब ऐसे लोग बेचारे सियासत में हिस्सा न ले तो क्या करें। बड़े भैया ने भी तो तीर मार लिया और बेचारे करते भी क्या। नजमा फूफी ने खाना छोड़कर बंडल समेट लिए। वो जाने कितनी बार बड़े चचा पर तंज कर चुकी थी। उनके अरबी और फारसी का ज्ञाता होने की फप्ती उड़ाई थी। कई बार कहा था कि जब कोई डिग्री लेने की सलाहियत न हो तो लोग अरबी फारसी पढ़ते हैं। नजमा फूफी आज सुबह 9 बजे आके आपके बड़े भैया जेल जा चुके हैं। अब जब वो आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि मारा हुआ तीर कहाँ लगा। जमील भैया ने मुड़कर नजमा फूफी को देखा। एक लम्हे को उनका रंग उड़ गया था। हे, बड़े भैया फिर चले गए। नजमा फूफी ने सर थाम लिया। इस घर की कैसी बदनामी हो रही है, जिसे देखो जेल काट रहा है। जमील भैया की थपकियां बड़ी चची को पुरसकून कर चुकी थी और अब वो टुकुर टुकुर नजमा फूफी और जमील भैया को लड़ते देख रही थी। अब किसी ने भी नजमा फूफी को जवाब न दिया। वो अपने कपड़ों के बंडल छम्मी पर लदवाकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। नजमा फूफी के जाते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। आलिया ने देखा कि जमील भैया अपनी अम्मा से लिपट कर बैठे हुए बड़े अच्छे लग रहे थे और शकील अब तक तांगे का किराया अदा करके न आया था। आलिया इस सन्नाटे में चुपके से उठकर अपने कमरे में चली गई।